हे गाइस, नवाज़िब फ्रॉम theNoteHunt.com और ये है सेंस8 सीजन 1 का रिकैप। शुरू करने से पहले थोड़ी बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको शो और अच्छे से समझ आए। पहले बात करते हैं इसके नाम की, सेंस8। ध्यान से देखने पर समझ आएगा कि सेंस और 8 के बीच कोई स्पेस नहीं है। मतलब इस शो का नाम सेंस8 नहीं बल्कि सेंस8 है। सेंस8 मतलब ऐसे इंसान जो हम आम इंसानों से इवॉल्व हो गए हैं। इन शॉर्ट, इंसानों की एक और प्रजाति। ये सेंस8 प्रजाति के इंसानों के दिमाग एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हैं। सेंस8 जनरली ग्रुप्स या क्लस्टर में जन्म लेते हैं। इस केस में ये कहानी है 8 सेंस8 की, इसीलिए इसके नाम में 8 नंबर है। अब टेलीपैथिकली कनेक्टेड मतलब क्या? ये कोई सुपर पावर नहीं है और ना ही ये लोग अपने पावर से चीजों को उड़ा वगैरह सकते हैं। ये बस एक दूसरे के सेंस8 से कनेक्टेड है, बस। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि मैं एक सेंस8 हूँ और मेरे क्लस्टर यानी ग्रुप में माइक टाइसन शामिल है, तो मैं अपने इस कनेक्शन की मदद से माइक टाइसन के बॉक्सिंग स्किल्स उससे उधार ले सकता हूँ। सेंस8 अपने क्लस्टर में मौजूद सारे लोगों से कभी भी बात कर सकते हैं। रेंज या रोमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया में किधर भी मौजूद हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि हमारे सेंसेस में सुनना, देखना और महसूस करना शामिल है, तो ये सारी चीजें सेंस8 अपने क्लस्टर वाले मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं। अनदर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे क्लस्टर में मौजूद ऐसे मेंबर को विजिट कर रहा हूँ, मतलब टेलीपैथिकली बात कर रहा हूँ, जो अभी जर्मनी में मौजूद है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं भी जर्मनी में उसके साथ बैठा हूँ और उसे ऐसा लगेगा कि वो यहाँ पर इंडिया में मेरे साथ बैठा है। अगर जर्मनी में ठंडी है तो मेरी बॉडी को भी ठंड फील होगी, क्योंकि हम दोनों आपस में हमारे सारे सेंसेस को शेयर कर रहे हैं। होपफुली यहाँ मैंने सेंस8 का मतलब ठीक से समझा दिया हो। अब चलते हैं इसकी मेन स्टोरी की तरफ। सीजन 1 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एंजेलिका नाम की एक सेंस8 अपनी तरह ही 8 सेंस8 के क्लस्टर को जन्म देती है। जन्म देती है मतलब फिजिकली नहीं, मेंटली। सिंपल भाषा में वो 8 पोटेंशियल सेंस8 को एक दूसरे के दिमाग के साथ कनेक्ट करती है। इसका मतलब ना तो ये है कि एंजेलिका उनकी बायोलॉजिकल मदर है और ना ही ये कि वो सेंस8 एक दूसरे के भाई बहन हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के सेंसेस से कनेक्टेड हैं। एंजेलिका किसी सीक्रेट लोकेशन पर विस्पर्स नामी बंदे से छुप कर बैठी है। विस्पर्स मतलब स्टोरी का बैड गाय, विलन। इससे पहले कि विस्पर्स इसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाए, एंजेलिका सुसाइड कर लेती है। अपने अंतिम घड़ियों में एंजेलिका उसके क्लस्टर वाले साथी और प्रेमी जोनस से बात करती है। विस्पर्स इनके क्लस्टर का पार्ट ना होने के बावजूद भी एंजेलिका के सेंसेस को हैक कर सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक बार विस्पर्स किसी सेंसेट की आंखों में देख ले, उसके बाद वो अपने शिकार के सेंसेस को हैक कर सकता है। इस हैकिंग एबिलिटी के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मुझे इस शो का कंसेप्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा। बस प्रॉब्लम इतना है कि ये शो थोड़ा स्लो है। आई मीन पेनफुली स्लो। मैं जनरली नेटफ्लिक्स का फॉरवर्ड टैप करने वाला फीचर यूज नहीं करता, बट इसके पहले 6 एपिसोड ने मुझे इस फीचर को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। जो शो 8 एपिसोड में निपटा सकते हैं, पता नहीं उसके बिना वजह 12 एपिसोड्स क्यों बना दिए। एनीवेज, इसलिए मैं इसके पहले 6 एपिसोड्स का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप करके सीधा इंटरेस्टिंग वाले पार्ट पर जाऊंगा। एंजेलिका के पैदा की 8 सेंसेस में शामिल हैं राइली, सन, विल, कैफियस, लीटो, नोमी, वोल्फगैंग और कला। इन सारों की अलग अलग लाइफ अचानक से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए। राइली ओरिजिनली तो आइसलैंड से है, बट एक पर्सनल एक्सीडेंट के बाद वो आइसलैंड छोड़कर लंदन में शिफ्ट हो गई। राइली एक डीजे है जो फिलहाल लंदन में अपने बुरी संगत वाले दोस्तों के साथ अय्याशियां कर रही है। विल शिकागो में पला बड़ा पुलिस ऑफिसर है। इसके साथ भी बचपन में कोई हादसा हुआ था जो इसे अभी तक परेशान कर रहा है। सन एक साउथ कोरियन बिजनेसमैन की बेटी है जिसे अपने घर के बिजनेस में और फैमिली के अंदर एक लड़की होने की वजह से कोई भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बचपन में अपने माँ की मौत के बाद सन ने अपना सारा फोकस किक बॉक्सिंग सीखने पर लगा दिया। शी इज द मोस्ट बैडएस सेंसेट। कैफियस केनिया में बेस्ड एक बस ड्राइवर है जो अपने माँ के इलाज के लिए मेहनत करके पैसा जमा रहा है। बस देख रहे हो इसकी। कैफियस जॉन क्लॉड वैन डैम का डाई हार्ड फैन है। लीटो एक फेमस मैक्सिकन गे एक्टर है जिसने अपने करियर को बचाने की खातिर अपनी सेक्सुअलिटी को दुनिया से छुपाए रखा है। नोमी एक ट्रांसजेंडर व्हाइट हैट हैकर है जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ सैन फ्रांसिस्को में रह रही है। इसकी ट्रांसजेंडर बनने वाली बात नोमी की मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए फिलहाल अपने फैमिली से अलग रहती है। वोल्फगैंग एक निहायत ही शातिर चोर है जो अपने अंकल की फैमिली के साथ जर्मनी में रह रहा है। अगली और उनके क्लस्टर की आखिरी सेंसेट है कला। कला इज अ मुंबईकर। ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करती है, बट बाद में इसी कंपनी के सीईओ के बेटे ने कला के घर उसके लिए रिश्ता भेजा। कला ने बस अपने फैमिली को खुश करने के लिए इस रिश्ते को हाँ कर दी। अरे भाई, यही बैक स्टोरी मिली थी क्या इंडियन कैरेक्टर के लिए? जबरदस्ती वाली अरेंज मैरिज। ओह बाय द वे, इसके पापा जी अनुपम खेर हैं। एंजेलिका के इन्हें बर्थ देते ही ये 8 सेंसेट एक दूसरे से कनेक्ट हो गया और इन सारों ने अपने विजन्स में एंजेलिका को मरते हुए भी देख लिया। तब से इनके बीच इन आउट कनेक्शन शुरू हो गए। अब क्योंकि ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये अपने साथी सेंसेट को अचानक अपने सामने देखने के बाद डरते नहीं। अनकॉन्शियसली ये सारे एक दूसरे पर भरोसा करते हैं।
इन्हें पता है कि ये कनेक्शन नेचुरल नहीं है, बट फिर भी वो अपने सेंसेट के साथ बात करते हुए एकदम नॉर्मल बिहेव करते हैं। राइली अपनी बुरी संगत वाले दोस्तों की वजह से ड्रग से रिलेटेड शूट आउट का हिस्सा बनती है और एक्सीडेंटली उस ड्रग लॉर्ड का पैसा चुराकर भाग जाती है। एक्सीडेंटली, क्योंकि इसे पता नहीं था कि पैसा इसकी पर्स में छुपा हुआ था। विल को पता चलता है कि उसके विजन्स में आने वाली एंजेलिका ने अपनी जान शिकागो में ही मौजूद एक अबैंडन्ड चर्च में ली थी, तो ये अब उसकी पहेली सुलझाने में लग जाता है। छानबीन करते वक्त विल और उसके पार्टनर को पता चलता है कि किसी ने चर्च के बाहर मौजूद सीसीटीवी कैमरा फुटेज को मिटा दिया है, विच मीन्स के मामला गड़बड़ है। फिर नोमी को प्राइड मार्च के दौरान भीड़ में खड़ा जोनस दिखता है, जिसे देखते ही नोमी बेहोश होकर बाइक से गिर जाती है। होश आने पर इसे पता चलता है कि डॉक्टर मेट्जगर ने इसे उसकी मर्जी के बिना ही हॉस्पिटल में कैद कर दिया है। इनका मानना है कि नोमी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, अगर इलाज टाइम पे नहीं किया तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। तभी जोनस नोमी से कनेक्ट करके बताता है कि ये सब विस्पर्स के आदमियों की चाल है, जान बचानी है तो समय रहते यहाँ से भाग जाओ। बट डॉक्टर मेट्जगर ने ऑलरेडी नोमी की मम्मी का अप्रूवल लेकर उसके ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी। लीटो की मुंह बोली गर्लफ्रेंड को उसकी सच्चाई पता चलती है कि लीटो इज अ गे, बट गुस्सा होने के बजाय वो उल्टा खुश होती है और ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो इस बात को सारी दुनिया से छुपाए रखेंगे, बट बदले में इसकी मुंह बोली गर्लफ्रेंड यानी डेनियला इनके साथ रहेगी। वुल्फगैंग अपने दोस्त फिलिस के साथ मिलकर कुछ डायमंड्स को चुरा लेता है। इसका कजिन भी इन्हें डायमंड्स को चुराने आया था, बट ये लोग उसके आने से पहले ही हाथ साफ करके निकल गए। फिर वुल्फगैंग और कला एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर इसकी फीलिंग्स को पढ़ने के बाद वुल्फगैंग समझ जाता है कि कला ये शादी जबरदस्ती कर रही है, उसे अपने होने वाले पति राजन के प्रति कोई प्यार व्यार नहीं है। विल जब छोटा था तब उसकी फ्रेंड सारा किसी अननोन रीजन की वजह से मर गई। स्पॉइलर अलर्ट, इसके पीछे विस्पर्स के दिमाग वाले ऑपरेशंस का हाथ था। विल को उसके मरने के बाद सारा के विजन्स आते थे जिसमें वो विल से मदद मांगती थी, हेल्प मी। ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब नोमी भी सेम प्रॉब्लम में फंसी है और उसे भी विल की मदद की जरूरत है। जोनस विल से पर्सनली मिलकर उसे नोमी के बारे में बताता है, बट विल को मिली रिपोर्ट के मुताबिक जोनस एक वांटेड क्रिमिनल है, तो विल इसकी बात सुनने के बजाय उसे पकड़कर पुलिस के हवाले करता है। तो क्योंकि जोनस भी एक सेंसेट है और वो फिजिकली जाकर विल से मिला था, मतलब उसने उसकी आंखों में देखा था, तो वो भी अब जब चाहे तब विल के सेंसेस से कनेक्ट कर सकता है। इसी टेक्निक को यूज करके विस्पर्स सेंसेट्स के सेंसेस को हैक करता है, बट अगेन इसके लिए आंखों में देखना जरूरी है। सन को फिर पता चलता है कि उसका भाई पैसों की हेराफेरी करके उनके बिजनेस की वाट लगा रहा है, बट सन अपने मम्मी से किए आखिरी वादे के खातिर सारा इल्जाम अपने सर लेकर खुद जेल जाती है। इसने अपनी मम्मी से वादा किया था कि वो किसी भी कीमत पर अपने भाई को बचाएगी। फिर नोमी विल के स्किल्स और अपनी गर्लफ्रेंड की मदद से हॉस्पिटल से भागने में कामयाब होती है। दूसरी तरफ कैफियस अपनी माँ के दवाइयों के खातिर साइलेंस कबाका नामी एक बड़े गैंगस्टर के साथ काम करने के लिए तैयार होता है। काम कोई इलीगल नहीं है, कबाका की बेटी को ल्यूकीमिया है और वो चाहता है कि कैफियस अपनी खटारा बस में इसकी बेटी को रोज इलाज करने के लिए लेकर जाए। कबाका के दुश्मन को कभी शक नहीं होगा कि उसकी बेटी इस खटारा गाड़ी में ट्रेवल करती है। विल और राइली एक दूसरे से कनेक्ट होकर आपस में फोन नंबर्स एक्सचेंज करते हैं, ये साबित करने कि वो पागल नहीं बल्कि वाकई में किसी ह्यूमन के साथ बात कर रहे हैं। तभी वो ड्रग लॉर्ड आकर राइली को वहां पर टॉर्चर करने लगता है, बट फिर राइली विल के पुलिस ट्रेनिंग को यूज करके वहां से भाग जाती है। इधर से शो थोड़ा कूल लगने लगता है। दूसरी तरफ वुल्फगैंग अपने बर्ड सूट में जाकर कला से मिलकर उसे समझाता है कि उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए, बट कला इसके जर्मन मसल्स को देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। तो राइली आइसलैंड से भागकर लंदन आई थी क्योंकि उसे एक आवाज ने बताया था कि वो श्रापित है, अगर वो आइसलैंड में रही तो उसके आसपास मौजूद सारे लोगों के साथ कुछ न कुछ बुरा होगा। बट फिर सन उसे विजिट करके बताती है कि ये श्राप और कुछ नहीं होता, आइसलैंड अपने घर जा और अपने पापा के साथ सेफली रहना। डैनियला का गैंगस्टर एक्स बॉयफ्रेंड वॉकिन उसे ढूंढते हुए लीटो के घर तक पहुंच जाता है। डैनियला इसी से छुपने के लिए यहाँ आई थी। वॉकिन एक अब्यूसिव बॉयफ्रेंड था, इसलिए उसे उसके पास वापस नहीं जाना। फिर घर में लीटो के बॉयफ्रेंड और वॉकिन के बीच थोड़ी हाथापाई होती है, जिसके बाद वॉकिन वहां से चला जाता है। बच जाने से पहले वॉकिन ने डैनियला का फोन चुरा लिया था, जिसके अंदर लीटो के गे होने के सबूत कैप्चर्ड हैं। नोमी अपने पुराने हैकर दोस्त से मिले हाईटेक इक्विपमेंट की मदद से मेट्जगर के ऊपर अपनी रिसर्च शुरू करती है। तो मेट्जगर ने ऐसे दिमाग ठीक करने वाले टोटल 3 ऑपरेशंस किए थे, जिसमें से बस एक ही हट्टा कट्टा बंदा जिंदा बच गया। नोमी और उसकी गर्लफ्रेंड एमिनिटा उस जिंदा पेशेंट से जाकर मिलते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि ऑपरेशन के बाद नाइल्स एक जिंदा लाश बन गया है। फिर ये दोनों मेट्जगर का पीछा करते हुए उसका फोन भी हैक कर लेते हैं। मेट्जगर को लास्ट कॉल डॉक्टर मैथिसन ने किया था, जिसे कॉल बैक करने पर नोमी को पता चलता है कि वो बंदा इसे जानता है। स्पॉइलर अलर्ट, डॉक्टर मैथिसन ही विस्पर्स है। नोमी और एमिनिटा जाकर मेट्जगर की घर की तलाशी लेते हैं, उसके पर्सनल कंप्यूटर में मौजूद हार्ड ड्राइव को कॉपी करने, बट तभी वहां पर मेट्जगर आ जाता है। बट इससे पहले कि इनके बीच कोई क्लियर कन्वर्सेशन हो, वो हॉस्पिटल वाली जिंदा लाश यानी नाइल्स आकर मेट्जगर को मार देता है और इसे मारने के बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेता है। इसके रिफ्लेक्शन में नोमी देखती है कि नाइल्स की बॉडी को विस्पर्स कंट्रोल कर रहा था।
तो आई थिंक उस ऑपरेशन के बाद विस्पर्स अपने शिकार को कंट्रोल भी कर सकता है। वोल्फगैंग के कजिन स्टाइनर को पता चलता है कि उन हीरो की चोरी के पीछे इसके भाई और फीलिक्स का हाथ था, इसीलिए वो बदले लेने फिलिक्स को गोली मार देता है। फिलिक्स मरता नहीं बट हॉस्पिटलाइज हो जाता है। लीटो की इमेज बचाने डैनियला फिर से जाकर अपने अब्यूसिव बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगती है, जिसके बदले वॉकिंस उन फोटोज को वायरल नहीं करेगा। सरप्राइजिंगली लीटो को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देख कर के लीटो को किसी लड़की की जान से ज्यादा अपने करियर प्यारा है, उसका बॉयफ्रेंड लीटो से ब्रेकअप कर लेता है। जल्द ही हम समझ जाते हैं कि राइली और विल एंड वोल्फगैंग और कला एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को एक नए ही लेवल पर लेकर चलेगा ये लोग। फिर विल और नोमी एक दूसरे के स्किल्स को यूज करके ये पता लगाते हैं कि इन सब के पीछे बायोलॉजिक प्रिजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी बीपीओ का हाथ है। तभी विस्पर्स और उसके एजेंट्स आकर नोमी का दरवाजा खटखटाते हैं। यहाँ नोमी विल और सन के फिजिकल स्किल्स और कैफियस की ड्राइविंग स्किल्स की मदद से वहां से भाग जाती है। कला के ससुर जी एक एथियस्ट हैं, इसी की वजह से यहाँ के लोकल रिलीजियस ग्रुप के साथ इनकी तगड़ी दुश्मनी है। ये कला से मंदिर में मिलने जाकर उसे ये बताते हैं कि प्लीज शादी के लिए इनकार कर दे। वो नहीं चाहते कि राजन और कला की शादी हो, बट उन्हें ये भी पता है कि राजन उनकी बात नहीं सुनने वाला। तभी कुछ रिलीजियस एक्टिविस्ट वहां पर आकर इन पर हमला करते हैं। ये भी मरे नहीं, बस हॉस्पिटलाइज हो गए, बट सीरियस कंडीशन में। आइसलैंड पहुंचने पर राइली को पता चलता है कि जिन आवाजों ने उसे कहा था कि वो एक श्रापित लड़की है, वो आवाजें यिर्सा नामी एक सेंसेट की थी। यिर्सा राइली को बताते हैं कि उसने ऐसा राइली की जान बचाने के लिए किया, ताकि राइली आइसलैंड छोड़कर यहाँ से भाग जाए। क्यों? क्योंकि आइसलैंड में बीपीओ का एक बड़ा सा रिसर्च सेंटर है, जहां पर वो लोग सेंसेट्स के दिमाग पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। बीपीओ के पास सेंसेट्स को ट्रैक करने वाली टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। तभी जोनस और विल भी राइली और यिर्सा के कॉन्फ्रेंस कॉल को ज्वाइन करते हैं, बट वो सारे एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। यहाँ हमें पता चलता है कि क्लस्टर में मौजूद सारे सेंसेट्स एक ही दिन और एक ही टाइम पर पैदा हुए थे। उन सारों ने अपनी पहली सांस भी एक साथ ही ली थी। बट जैसे यिर्सा को पता चलता है कि दूसरी तरफ विल के साथ जोनस कनेक्टेड है, वो वहां से भाग जाती है। जाने से पहले ये राइली को वार्निंग देती है कि जोनस से बचकर रहना। अपेरेंटली जोनस और एंजेलिका पहले विस्पर्स के लिए काम करते थे। इधर हमें राइली की एक और दर्दनाक बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है। इन्हीं आइसलैंड की खूबसूरत वादियों में ये अपने पति और न्यूबॉर्न बेबी को एक ही रात एक्सीडेंट में खो चुकी थी। पहले मम्मी और फिर एक ही रात में हस्बैंड और न्यूबॉर्न। यहाँ राइली को भी यकीन होता है कि शायद वो वाकई में श्रापित है, बट फिर वहाँ कैफियस ज्वाइन करके उसे मोरल सपोर्ट देता है। ज्वाइन करना मतलब इनके बीच चला ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। वोल्फगैंग लीटो की एक्टिंग की मदद से स्टाइनर को फंसाकर मार देता है। फिर लीटो वोल्फगैंग की फाइटिंग स्किल्स की मदद से डैनियला को वॉकिन के चुंगल से छुड़ा लेता है, जिसके बाद लीटो और उसका बॉयफ्रेंड फिर से पैचअप कर लेते हैं। राइली विल से कनेक्ट करके उसे जोनस के पास्ट के बारे में बताती है कि वो बंदा भरोसे के लायक नहीं। फिर अपने पापा का म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करते वक्त राइली अचानक से बेहोश हो जाती है। राइली के पापा उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, विच मीन्स प्रॉब्लम, बिग बिग प्रॉब्लम। दूसरी तरफ कबागा के दुश्मन उसे किडनैप करके कैफियस से उसकी बेटी की मांग करते हैं, बट फिर कैफियस सन और विल की मदद से इन सबको वैन डैम स्टाइल में हरा देता है और कबागा को बचाकर उसकी बेटी से मिलवाता है। सन के पापा अपनी बेटी पर रहम खाकर कोर्ट के सामने सब कुछ सच सच बोलने का प्लान बनाते हैं। सन इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, बट इससे पहले कि इसके पापा अपना बयान दे, सन का भाई उन्हें मार देता है। सन समझ जाती है कि ये कोई सुसाइड नहीं, बल्कि जेल से बचने के लिए इसके भाई ने अपने ही पापा का मर्डर कर दिया। जोनस विल और नोमी को कांटेक्ट करके बताता है कि विस्पर्स राइली के बारे में सब कुछ जान चुका है, मतलब राइली अब खतरे में है। विल के पास अब बस एक ही ऑप्शन है, उसे खुद आइसलैंड जाकर राइली को बचाना पड़ेगा। कला अपने होने वाली पति से मिलकर उसे उसके पापा की आखिरी ख्वाहिश के बारे में बताती है, बट रजन पहले से ही जानता था कि उसके पापा इस शादी के खिलाफ हैं। ये सब सुनकर कला को शक होता है कि शायद रजन ये शादी बस अपनी जिद की वजह से कर रहा है। वोल्फगैंग फिलिस को हॉस्पिटल से भगाकर विल और कला की मदद से अपने अंकल यानी स्टाइनर के पापा को मार देता है, क्योंकि बस यही एक जरिया है ये श्योर करने का कि इसके बाद इनके पीछे कोई नहीं आएगा। वोल्फगैंग का वायलेंट बिहेवियर देखकर कला इससे बहुत डर जाती है। यहाँ वोल्फगैंग इसे बताता है कि उसे राजन से शादी कर लेनी चाहिए। वोल्फगैंग बचपन से ही एक वायलेंट इंसान था और हमेशा रहेगा। इसी ने बचपन में अपने पापा को भी मारा था, क्योंकि वो उसे दारू पीकर पीटा करते थे। राइली को हॉस्पिटल से बीपीओ के रिसर्च फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाता है। इसी दौरान राइली को कॉन्स्टेंटली अपने उस दर्दनाक एक्सीडेंट की यादें परेशान करती हैं। विल नोमी की मदद से फाइनली आइसलैंड पहुंच जाता है, तो दूसरी तरफ यिर्सा राइली को कांटेक्ट करके उसे सुसाइड करने के लिए उकसाती है कि बस यही एक तरीका है अपने क्लस्टर को बचाने का। एक बार विस्पर्स ने राइली की आंखों में देख लिया तो सबकी जान को खतरा है। विस्पर्स हेलीकॉप्टर में बैठकर बीपीओ फैसिलिटी के लिए निकलता है, तो विल नोमी के जुगाड़ से मिली पोर्शा में बैठा सड़क के रास्ते फैसिलिटी पहुंचता है।
राइली ईर्ष्या की बातों में आकर अपने आप को मारने ही वाली थी कि तभी विल इसे कांटेक्ट करके बताता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें बचाने आ ही रहा हूँ। फिर सारे सेंसेट्स की कंबाइंड स्किल को यूज करके विल राइली को बचा लेता है, बट वहां से भागते समय विस्पर्स विल की आंखों में देख लेता है। सत्यानाश। नोमी, एमनीता और वोल्फगैंग की मदद से विल और राइली विस्पर के हेलीकॉप्टर से छुटकारा पाते हैं, बट ये वही रास्ता है जहां पर राइली की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। विल इसे समझाता है कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर ले, यहाँ से सही सलामत बच के निकलना है तो गाड़ी यानी वो एम्बुलेंस राइली को चलानी पड़ेगी, क्योंकि विस्पर्स अब विल के दिमाग में घुस चुका है। विल एम्बुलेंस में मौजूद बेहोशी की इंजेक्शन लेकर सारी जिम्मेदारी राइली के हाथों में सौंप देता है, क्योंकि अगर विल बेहोश हो गया तो विस्पर्स उसके सेंसेस की मदद से इन्हें ट्रैक नहीं कर सकता। राइली अपने इमोशंस पर कंट्रोल करके विल के साथ वहां से भाग जाती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि राइली और सारे सेंसेट बोट में बैठे बेहोश विल को लेकर कहीं पर जा रहे हैं। बोट में बस राइली और विल ही है, बाकी सबने क्लस्टर मीटिंग ज्वाइन की है। और यहाँ होता है सेंसेट का सीजन 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।